एलसीएम दोनों ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, यहां देखा जाए यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो सेकेंडों समय नहीं लगाए में, ये सब आपका जो है असली इंपॉर्टेंट टाइम जो है बचाएगा। और आपको 100 प्रश्न में वैसे ही प्रश्न बनाने हैं जो एकदम इजी प्रश्न हो। ज्यादा अपना है जो है तिस्मार खान नहीं बनना है कि बड़े भारी क्वेश्चन बनाएंगे, वो चक्कर में जो है दिक्कत हो जाएगा, प्रश्न गलत हो सकते हैं और छूट भी सकते हैं। इसलिए 1 से 100 के बीच में पहले प्रश्न को पढ़ना है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एकदम इजी प्रश्न को खोजना है। ये कोई किसी को देख नहीं रहा है, सिर्फ उसको आपको 100 प्रश्न सही से मतलब है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हम शामिल किए हैं जो समझिए तेज विद्यार्थी के लिए स्कोर खड़ा करेगा और कमजोर विद्यार्थी के लिए सहारा बनेगा। यहाँ देखा जाए विद्यार्थी जी, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात करते हैं, तो इससे जो है सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा एचसीएफ। तो यूक्लिड के एल्गोरिथम से सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के दूसरा का नाम कॉलन विधि है। कौन विधि है? कॉलन विधि भी ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूला आपको पता ही है वो क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका कंडीशन डायरेक्ट पूछेगा, जहां आर जो होता है आपका 0 से 12 या बराबर, लेकिन बी से छोटा है, छोटा लेकिन बी से छोटा होता है। तो इस कंडीशन को आप लोग भी ध्यान रखेंगे। तो पूछता है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के लिए क्या कंडीशन है। 1 मिनट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पेंसिल चेंज कर देते हैं, ठीक। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड के लिए जो शर्त है आपका, क्या शर्त है, यहां से कंडीशन आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन तेजी में देखिए था, गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं, यहां देखेंगे विद्यार्थी साहब। गणितज्ञों का राजकुमार जो है फ्रेडरिक गॉस को बुलाया जाता है। किसको बोलते हैं? फ्रेडरिक गॉस को। यही जो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही दिए। आगे अब देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, यहां ध्यान दिया जाए विद्यार्थी साहब। मौसा माने एचसीएफ और लौसा माने एलसीएम, और दो ये जो होता है मौसा और लौसा का गुणनफल किन दो संख्याओं के मतलब किसके बराबर, योगफल के बराबर कि अंतर के बराबर, गुणनफल के बराबर। तो यह जो रिलेशन होता है गुणनफल के बराबर होता है। आप ये रिलेशन पढ़े हुए होइएगा कि एचसीएफ और एलसीएम, दो संख्या के एचसीएफ एलसीएम वही दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर? गुणनफल के बराबर होता है। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो खाली स्थान है क्या हो जाएगा आपका? गुणनफल हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका इंतजार कर रहा है गुणनफल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान से देख लीजिए एकदम। यहाँ देखिए तो आश्रित समीकरण के कितने हल होते हैं। तो यहाँ देखिए दैट थ्योरेटिकल प्रश्न के हम कलेक्शन यहाँ पे किए हैं। कल आपको अच्छा क्वेश्चन जो है आ जाएंगे नेक्स्ट वॉल्यूम में। यहाँ देखिए आश्रित समीकरण के जो है अनगिनत या अनंत हल होते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा। ये आश्रित कब होता है? आप पढ़े होंगे a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 बराबर हो जाए c1 बटा c2। जब सब बराबर होता है तो उसको जो आप आश्रित समीकरण बोलते हैं। और उसको जो अनगिनत हल होता है उसके ग्राफ संपाती होते हैं। क्या होते हैं? संपाती। और हलों की संख्या अनगिनत अर्थात अनेक। तो क्या ऑप्शन हो गया आपका? सी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आ जाता है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। यहाँ देखिए संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र जो है आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे त्वरण याद रखिए। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ओजिव कहते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तब चलिए, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निश्चित घटना। यहाँ देखिएगा, यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? निश्चित घटना की प्रायिकता की मान कितनी होती है। तो निश्चित घटना का प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 होता है। कोई घटना जिसका घटना घटित होना जो 100% है कि घटबे करेगा, कितना है, कोनो प्रकार का शक ना होता है, उसको कहते हैं 100% काम होगा तो होगा, जिसमें कोई डाउट नहीं होता है,
उसको 100% कहते हैं। आज 100% का वैल्यू कितना होता है? 100/100 कीजिएगा तो कै मरतबा कट गया? एक कट गया कि नहीं? तो अतः निश्चित घटना के प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। और असंभव घटना के प्रायिकता के मान 0 होता है। किसी भी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान अगर होगा तो कितना होता है? 1 होता है। और न्यूनतम मान होता है तो कौन होता है? 0 होता है। याद रखिएगा, सबसे छोट वैल्यू होगा ना, सबसे छोट तो 0 होगा। 0 से छोट नहीं होगा। 0 से छोट जाए के मतलब हो गया माइनस में घुस जाना, और माइनस में प्रायिकता के मान नहीं होता है। और 1 से ज्यादा नहीं होता है। अधिकतम मान पूछेगा तो क्या कहिएगा आप? 1 कहिएगा। 1.1 बर्दाश्त नहीं करेगा। 1.0001 इहो बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रायिकता का मान नहीं होता। ये होगा अधिकतम मान या ये होगा न्यूनतम मान। तो याद रखिएगा, निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग भी 1 होता है। साथ साथ इन सब बातों को भी सुनते चलिए, ताकि अगल बगल के प्रश्न जो है सब आपसे बनते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला आता है किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? जस्ट हमने आपसे चर्चा किया, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो क्या होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, हमेशा परमानेंट दिमाग में सेव करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन किसी प्रायिकता का मान संभव नहीं है? संभव नहीं है। देखिए, तो संभव नहीं है तो अभी हमने जस्ट बताया कि प्रायिकता का मान जो है 0 से छोट नहीं होता है। आज 0 से छोट ना होए के मतलब क्या हो गया भाई? 0 से छोट नहीं होए के मतलब क्या हो गया? माइनस में नहीं होता है। माइनस में नहीं होता है तो क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो प्रायिकता का मान जो है माइनस में नहीं होता है, अतः ये असंभव है। क्या है यहाँ पे? ये असंभव माने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ देखिए, तो है आप लोग बताइए था असंभव घटना के प्रायिकता के मान आप लोग कमेंट कीजिए था। और यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करो विद्यार्थी साहब। ये हल्का हल्का प्रश्न सब है एकदम, है सब चिवटी हाथ मले वाला एकदम एकदम कोनो दम नहीं है क्वेश्चन में। इसलिए तो ये बताइए, कमेंट करो, देखते हैं किसको पता है। ये सब डूबते को तिनका सहारा, वही क्वेश्चन है। चलिए देख बताइए आप लोग। कोई 0 कोई प्रॉब्लम आ रहा था का? ठीक ठीक, कोई बात नहीं। नहीं साउंड में दिक्कत नहीं ना है? तब ठीक है। हाँ बचपा सा साउंड में दिक्कत नहीं है भाई। अपने शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड में, शेयर करिए। शांति से के साथ समझते रहिए एकदम। हाँ शांति मतलब चुपचाप। हाँ ठीक है, देखते हैं। असंभव घटना के प्रायिकता का मान कुछ बच्चा लोग का 0 है, उनका सही है। हाँ बहुत बढ़िया, तो गुड आंसर है जी आपका, 0 हो जाएगा। असंभव घटना के प्रायिकता का मान क्या हो जाता है? 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और संभव रहेगा तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है। सब एकदम खिलौना क्वेश्चन सकता हम कलेक्शन किए हैं, एकदम किसी प्रकार डाउट ना होगा देख लीजिएगा, तब डाउट खत्म हो जाएगा हमेशा ला। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है कौन है? तो पूरा धरती पर एक रहता है कौन? 2। एकमात्र सम संख्या इवेन नंबर पूरा दुनिया में जो प्राइम नंबर भी है, अभी तक तो खोज नहीं हुआ है, ये है। अगर आप लोग अपना खोज करना हो तो कर सकते हैं। तो एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है कौन है? 2 हो जाएगा। या उलट के पूछेगा एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम भी है कौन है? तो वही तो है, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन बताएंगे जी? कमेंट करिए तो जल्दी से जल्दी, किनको पता है देखते हैं। और भाज्य संख्या का दूसरा का नाम पता है आप लोगों को? भाज्य संख्या का दूसरा नाम यदि पता हो तो बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, एकदम धर धर कमेंट में करिएगा तो एकदम जोश बना रहेगा। बहुत लोग नहीं जुड़े, कोई बात नहीं, आप लोग शेयर करबे नहीं करते हैं, शेयर करिए और लोग पता हो। ये सब लड़का से चाहता है कि खाली हम ही सीखे अकेले। हाँ हम हमारे पटनवा कहीं सीख लेगा तो दिखते हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कंपटीशन होगा जब सब कुछ जानेगा तब ना, इसलिए मिलजुल के जो है। अच्छा कुछ लोग 2 बोल रहा है, अच्छा कुछ लोग और आने दीजिए।
सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जा रहा है। भाज्य संख्या को इंग्लिश में जो है कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहाँ देखिए विद्यार्थी साहब, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है? यौगिक संख्या। कैसी संख्या? यौगिक संख्या बोलते हैं, और नाम है एक और। सबसे छोटी यौगिक संख्या या भाज्य संख्या जो आपको यहाँ देखिए, अभी हमने बताया दो तो अभाज्य है। पूरा दुनिया में जो है दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, और उलट के दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। यही है, दो है। तो इसलिए दो तो शामिल हो गया केकरा में? अभाज्य के घर में। तीनों तो अभाज्य है। क्या है? अभाज्य यानी प्राइम नंबर। तो इस सबसे छोटी 4 आपका जो हो जाता है भाज्य संख्या होता है। ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कौन है? 4 है। तो 4 के बाद तो जानिए के बहुत है, तो 4 पर हम लोग का लिमिट हुआ। तो हाँ, सही हो गया है। क्या नाम है उनका? ओहो, हाइपर किंग। कैसे कैसे नाम रखता है, गजब गजब, बड़ा डर लगता है नाम पढ़ के लिखा सके। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या स्पष्ट नाम किसी का रहे तब ना, राम श्याम की तरह तो आदमी समझ पाता है। और कोई नाम रखता है, अजगर नाम रख दिया है, कोई गेमिंग बॉय, कोई जुआरी बॉय, तो कहाँ था चलेगा। तो कोई बात नहीं, बड़ा बढ़िया नाम है। तो यहाँ देखिएगा भाज्य संख्या जो है आप क्या हो जाएगा आपका? 4 हो गया। बहुत बढ़िया। जिनका भी सही है उनका बड़ा गजब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए यहाँ से सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेगा तो 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो 2। अगर दोनों का गुणनफल कहे तो 4 दूना 8, जोगफल कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, घटावेला कहेगा तो घटा दीजिएगा। इतना बात पर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जबरदस्त है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या गुणनफल क्या होता है? जस्ट आ गया भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखा जाए बुआ लोग, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका जस्ट हमने चर्चा किया ना, भाज्य है तो 4 हो गया। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। आज कहता है कि दोनों का गुना किया जाए, तो गुना किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 दूना 8 आ जाएगा। कहाँ है? 8 आ गया। अगर जोगफल कहता तो जोड़ देते आप। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या है और अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या है। तो दोनों का गुणनफल पूछा है, ये परमानेंट अच्छा से याद अपना रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ देखा जाए 14 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? डूबते को तिनका सहारा। फेलियाल वाला लड़का जो है, यह क्वेश्चन पढ़ के पास होगा, गारंटी है तो गारंटी है। इसलिए जौन कुछ नहीं आता है उसको यह सा आएगा। इसलिए अच्छा से जो है, जितना कमजोर टाइप के लड़का है, तेजका का तो जानिए कि स्कोर खड़ा हो रहा है, उसको तो 100 लगता है, एकदम समझिए कि 95 प्लस है। ये सब क्वेश्चन ही उसका बोनस बनाता है। तो इसलिए जौन डूबे वाला लड़का सा है उसी को सहारा बनेगा ये क्वेश्चन सब, वो इसी के दम पर आगे निकलेगा। हाँ, तो यहाँ चलिए, बहुत लोग जो है कमेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया कर रहा है। आप लोग भी बताइए, एक अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहेंगे? देखिए विद्यार्थी जी, ये आपका एक अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया, और दोनों के कटान बिंदु क्या हो गए भाई? यही ना कटान बिंदु है। और कटान बिंदु का नाम क्या होता है? मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु होता है। ओरिजिन कहेंगे इसको। होश में रहिएगा, होश में। सही हो गया, वाह, बहुत बढ़िया। विराज सही बना दिया जी, बहुत बढ़िया। हाँ वही है, बहुत बढ़िया, आप समझ गए। अब वही हाइपर किंग है। अच्छा ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो एक अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं बाबू लोग? यहाँ ध्यान दीजिए, तो मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और साथ साथ एक और बात याद रखिए कि मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0 0 होता है। साथ साथ इसको भी याद रखिएगा कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट नियामक आपसे पूछे जाएंगे तो क्या बताएंगे? 0 0, एक्स के मान भी 0, वाई के मान भी 0, और इसका जो है कटान बिंदु क्या कहेगा? मूल बिंदु। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आया जाए, देखा जाए, एक्स अक्ष का समीकरण, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? यहाँ देखा जाए, एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जा रहा है। तो एक्स अक्ष का समीकरण डायरेक्ट याद रखिएगा
क्या हो जाएगा, y बराबर 0। उलट के जवाब देंगे, x अक्ष का समीकरण था y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण कहेगा था x बराबर 0। यहाँ देखा जाए y अक्ष, यहाँ तरह गड़बड़ हो गया का जी भाई, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक हो गया, कोई बात नहीं, सब समझ ही लिया था, आ गया फिर मैं समझो सब वही क्वेश्चन में फिर जस्ट बोल रहे थे भैया, नहीं कोई दिक्कत हुआ है, टेक्निकल चीज है, इन्हें होते रहता है। हाँ वो छुआ जाएगा कुछ हो जाएगा, अब छुए वाला सिस्टम हो गया है, दबाए वाला सिस्टम रहता तब ना कोनो सिस्टम रहता कहाँ, कहीं से कुछ छुआ जाता है कुछ शुरू हो जाता है। y अक्ष का समीकरण पूछ रहा है, देखिए y अक्ष का समीकरण क्या होगा, जस्ट हमने बताया ना, x अक्ष का समीकरण कहेगा तो क्या कहिएगा y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण कहेगा तो क्या कहिएगा x बराबर 0। इसको मन में बैठा लीजिए, एगो एक काला में एगो एक काला में बैठा लो, तो y अक्ष के समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0। x अक्ष के समीकरण कहेगा, x अक्ष के समीकरण तो y बराबर 0 और y अक्ष के समीकरण कहेगा तो x बराबर 0 हो गया। क्या कुछ हुआ, ये सब फेलिया लेगा सही है, पढ़ के पास होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ अब कोई फेल नहीं करेगा, आप ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन पढ़िए और एकदम निकल जाइए। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, यहां देखेंगे क्वेश्चन छरपा नहीं ना है, हाँ ठीक है ठीक है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, देखिए x अक्ष से, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कह रहा है, x अक्ष से दूरी कहेगा तो उलट के जवाब दीजिएगा, x अक्ष से दूरी कहे तो क्या कहिएगा, y नियामक, क्या कहिएगा y नियामक कहाँ है, और y नियामक का दूसरा नाम क्या है, कोटि, कहाँ है, काटो एकर चोटी, हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, कोटि। यहाँ कोई बिंदु है, समझ लीजिए साथ साथ विद्यार्थी जी, इसका नाम हम कर दिया P, यहाँ कोऑर्डिनेट है x और y, पहलिका वाला के बोलेंगे x नियामक, अब बाद वाला के बोलेंगे y नियामक। एक और नाम खूब पूछता है, इसको बोल दिया जाता है भुज, इसको बोला जाता है क्या चीज, कोटि। क्या बोलते हैं, भुज और कोटि, पहलिका वाला के भुज, बाद वाला के कोटि, यानी भुजा खिया दो आ कुट दो, भुजा खिया के कुटे के बाद ताकि कुठू में बने ना। तो यहाँ जो भी टेक्निक बैठाने के लिए हम बोल दिए हैं, पहले भुज, पहलिका वाला बिंदु भुज और बाद में कोटि। तो यहाँ ध्यान दें, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की y नियामक कहलाती है, अर्थात कोटि कहलाती है। यही में क्वेश्चन उलट के पूछता कि y अक्ष से दूरी पूछता तो y अक्ष से दूरी आपका क्या हो जाता, x नियामक हो जाता, और x नियामक को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का यहाँ से, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की, हाँ हेलो ध्यान दीजिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। y अक्ष से पूछ रहा है, कौन अक्ष से पूछ रहा है, y, जस्ट हमने आपको बताया है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन के जवाब हमसे पहले ही दे देंगे। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, दिएगा ऑप्शन में बताइए आप लोग कमेंट करके क्या हो जाएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है, विद्यार्थी जन बताइए, तेजी में बताइए, एकदम फुर्ती में रहिए, एकदम ठंडाइए मत, एग्जाम होने वाला है, एकदम देह में एकदम गर्मी जगाइले रहिए, सोना नहीं है एकदम, मतलब खोना हो जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा, खो जाइए कहीं तो, इसलिए एकदम सब तरतराए रहिए, एकदम जो सियाल रहिए। तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, हाँ देखिए y अक्ष से दूरी का है तो भुज हो जाएगा उलट के, और जस्ट हमने बताया x अक्ष से दूरी का है तो आपका y नियामक अर्थात कोटि, y अक्ष से दूरी का है तो x नियामक अर्थात भुज। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है भुज बताए हैं उस विद्यार्थी का सही हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, सूर्या का जो है सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का यहाँ से कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। ऐसा क्वेश्चन है कि आपको सब सेकंडों में एकदम 2 से 3 सेकंड जितना रंगे में पेंट करे में वो हमारा लगेगा समय ना, उतने समय लगेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन हम इसलिए किए हैं ताकि आप लोग कम से कम पूंजी जो है अपना पर्सनल पूंजी बरकरार रहे और इतना कम से कम जो है अच्छा से एकदम रिवाइज हो जाए। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कई गो परिमेय संख्या होता है, तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमने कई बार पढ़ाया है, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। याद रखिएगा, अनंत या अनगिनत। दो गो अपरिमेय संख्या के बीच में पूछ देगा कई गो अपरिमेय संख्या, तब ही आपका अनंत हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में ही अनंत
माने अनंत संख्या और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्या पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का कि अर्धविरीत का कोण कितना होता है। अर्धविरीत यहाँ देखा जाए, यहाँ अर्धविरीत का कोण जो है कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा अर्धविरीत का कोण जो है कितना होता है, ये सेंटर हो गया। तो अर्धविरीत का कोण जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाए 90 डिग्री का कोण हो जाता है। तो अर्धविरीत का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री समकोण। याद रखिएगा अर्धविरीत पर बना कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एकदम इसको एकदम आत्मसात कर लेना है, एकदम ध्यान में बसा लेना है, मन में एकदम मन में फिटिंग कर लेना है। एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आपको जो है बहुत कम समय में अच्छा खासा स्कोर आपका जो है बन जाएगा इसके मदद से। यहाँ देखा जाए विद्यार्थी जी, निम्न में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आलेख मतलब ग्राफ द्वारा किसे आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ बोल रहा है ऑप्शन है माध्य, माध्यिका, बहुलक या इनमें से कोई नहीं केकरा के ग्राफ द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इनमें जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। तो माध्य को जो है आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जबकि बहुलक और माध्यिका को ज्ञात किया जा सकता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो है 3 गो माप होता है। कौन कौन माध्य, माध्यिका और बहुलक। लेकिन सबसे उपयुक्त सॉलिड माप अगर बात करेगा, सबसे उपयुक्त एवं प्रचलित माप कौन होता है तो माध्य होता है। तो कहिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप कौन हो जाएगा जी माध्य हो जाएगा, मीन हो जाएगा। और यहाँ आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते केकरा के माध्य के निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है। जल्दी देखिए, तो यहाँ देखिए, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी बताया जाए विद्यार्थी जी कि माध्य का 3 गुना और माध्य कह रहे हैं माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना क्या हो जाता है। देखा जाए, देखिए तो जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। यहाँ फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, आप लोग पढ़े होंगे कि बहुलक बराबर जो है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये होता है। तो क्या कह रहा है माध्य, माध्यिका मतलब माध्यक, माध्यिका के 3 गुना और माध्य के 2 गुना के अंतर, अंतर क्या कहता है बहुलक मोड कहलाता था। आपका आंसर जिनका भी सी है उनका सही हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा बहुलक। याद रखिएगा ये फॉर्मूला अच्छा से याद रखिएगा। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, क्योंकि माध्यिका और माध्य के जो है मान दिया जा सकता है। ये माध्य, माध्यिका, बहुलक के बीच तीनों का रिलेशन है, संबंध है, तीनों के बीच का रिलेशन है, एक संयुक्त फॉर्मूला है। तो जो भी 3 गो चीज है, 3 गो में कोनो 2 गो देगा, वैल्यू पुट करके तीसर का आप जो है जबरदस्ती कलर पकड़ के आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ देखा जाए एक घड़ी के मिनट की वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा। जल्दी देखिए और बताइए, देखते हैं किनका जवाब सही आ रहा है। कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा। यहाँ देख लेते ही घड़ी हो गई बा, ये ना कि वृत्त क्या घड़ी सेंटर पे कितना कोण बनता है। तो एक वृत्त जो है एक परिधि नाचेगा पूरा, तो सेंटर पर जो है 360 डिग्री कोण बनाता है। कितना बनाता है 360 डिग्री कोण बनाता है। और यहाँ से आपको कह रहा है कि 1 मिनट में एक, अच्छा सुनिए तो एक पूरा बनाएगा, पूरा नाचेगा तो कितना बनाएगा 360 डिग्री कोण बनाएगा। मैंने यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ से चलत चलत अगर जाएगा तो पूरा यहाँ पहुंच जाएगा। तो केंद्र पे कितना बना दिया 360 डिग्री। एक और मतलब देखिए 1 मिनट कह रहा है, 1 मिनट मतलब मिनट के सुइया पूरा नाचता है तो 1 घंटा चल जाता है। 1 घंटा में कई मिनट होता है 60 मिनट। तो 60 से आप भागा कर दीजिएगा 60 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कह रहा है मिनट के सुई जो है, मिनट के सुइया पूरा चलेगा तो 1 घंटा ना हो गया जी। 1 घंटा में कई मिनट 60 मिनट, तो इसे कटा दीजिए 6 डिग्री ऑप्शन में कहीं है। यहाँ टाइपिंग वाला गड़बड़ी हो गया, डिग्री के नीचे सुता दिया है, डिग्री ऊपर हो जाएगा ना, ऊपर ऊपर ऊपर। तो आंसर चलिए आप लोग समझदार व्यक्ति है
तो क्या हो जाएगा 6 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला आ गया कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख कह रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए। रैखिक बहुपद का आलेख का, देखिए रैखिक बहुपद का आलेख जो है ना, यहाँ देखिए रैखिक मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जो है ये स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा हो जाएगा इसका। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा। इसका घात जो होता है 1 होता है और शून्य की संख्या भी 1 होता है, याद रखिएगा। इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा, सरल रेखा। अगला क्वेश्चन तेजी में देखिए, तेजी में। चतुर्घात बहुपद का कितना, शून्य नामे से चतुर्घात में 4, तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया चतुर्घात बहुपद के शून्य की संख्या 4 गो, शून्य की संख्या 4 गो, घात कितना, चतुर्घात के घात जितना घात उतना शून्य, जितना घात उतना शून्य, त्रिघात के घात 3, शून्य भी 3, अष्टघात के घात 8 और शून्य की संख्या भी 8। तो यहाँ देखिएगा चतुर्घात के बहुपद का शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान यदि 0 के बराबर है तो उसके मूल कैसे होंगे। देखिएगा डी विवेचक कहेंगे, इसका फॉर्मूला जो होता है b² माइनस 4ac होता है। यदि डी के मान 3 को शर्त हो जाता है डी के लिए, यदि डी के मान जो है 0 से बड़ा हो जाए मतलब प्लस में आवे, 0 से छोट हो गया मतलब माइनस में आ गया, अब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, बराबर हो गया। डी अगर आ गया तो 0, तो 0 से बड़ा होगा तो मूल आपका जो है वास्तविक होता है। मूल क्या हो जाता है, कैसे कैसे दिखा रहा है, मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगा। मूल वास्तविक, समान कह रहा है असमान, असमान। पेंसिल बड़ी मोटा कर पतरावे तो ये, हाँ चलिए यहां देख लीजिएगा, आपको बता देते हैं यहाँ पे। हाँ शर्त यहाँ ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा, तो मूल आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, वास्तविक। वास्तविक होता है याद है, एवं असमान। यहां से जो हो जाएगा असमान, याद रखिए इन्होंने। छोटा होने पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। और 0 के बराबर होगा तो वास्तविक होगा और समान होगा। तो खोजिए कहाँ है, वास्तविक समान, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वास्तविक एवं समान, यदि विवेचक के मान यानी डी के मान 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल वास्तविक एवं समान। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, किसी समानांतर श्रेणी के सर्व अंतर का मान हो सकता है क्या। तो सर्व अंतर का मान जो है, यहाँ ध्यान दिया जाए तो प्लस में, माइनस में और 0 कुछ हो सकता है। एपी के चीज पे पढ़ना है, कॉमन डिफरेंस। तीन में सभी क्या हो जाएगा, इनमें सभी। धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और सोना भी होता है। तो याद रखिएगा आपका इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समानांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, क्या करे, यहाँ जो है या इस प्रकार जो है आपका क्या है, समानांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया जी, समानांतर चतुर्भुज हो गया। आई कह रहा है कि सभी भुजा, सब भुजा जो वृत्त के टच कराया है, वृत्त के इक्वेशन वृत्त हो गया, समझ लीजिए अपना। वृत्त को जब टच करेगा ना तो सम चतुर्भुज हो जाएगा, सब भुजा बराबर होगा ऊपर। तो याद रखना सम चतुर्भुज, इसको अच्छे से याद रखिए। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह चतुर्भुज जो होगा क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज। नेक्स्ट अगला आता है कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लागू होता है। वाह गजब क्वेश्चन। पाइथागोरस बताइए तो आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लागू हुआ, कमेंट करके बताइए तो सोचकर। बी वाला सही हो गया, समकोण त्रिभुज में। किसमें, समकोण त्रिभुज में। नेक्स्ट अगला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है, तो 6 गो होती है। कै गो होती है, 6 गो।
नेक्स्ट अगला आता है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो हमेशा एक याद रखना है, हमेशा एक, दो गो होखे, लगातार होखे या कितनों हो, कितनों भी अभाज्य संख्या के एचसीएफ क्या हो जाएगा, A1 होगा। और एलसीएम कहेगा तो गुणनफल के बराबर होता है। अगर जो लॉसअप पूछ दिया एलसीएम कह देगा अभाज्य संख्या के तो उसके गुणनफल के बराबर कर दीजिएगा। गुणनफल दो तीन को देगा तो गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या के एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अगला आता है कि पाई कई संख्या है तो अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रैखिक बहुपद का घात क्या हो जाएगा। तो घात जो है 1 होता है। कितना होता है 1। अगला क्वेश्चन देखा जाए किसी पेड़ की ऊंचाई उसके छाया के समान है, उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ट्रिक यहाँ से समान वर्ड या बराबर कहीं देख लीजिए क्वेश्चन में तो बस आंख मुन के आपका कितना हो जाएगा उन्नयन अवनमन कोण 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री अगर उन्नयन कोण दिया है तो जितना परछाई है या जितना ऊंचाई है उतने लंबा परछाई होगा, बराबर होगा, याद रखिएगा। तो किसी पेड़ की ऊंचाई उसके परछाई के बराबर है तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा आपका। तो उन्नयन कोण जो है आपका 45 डिग्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखा जाए अगला आता है एक गोला की त्रिज्या को 3 गुना किया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। देखिए तो त्रिज्या को क्या किया जा रहा है 3 गुना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिखाए थे आपको, आयतन क्यूब कर देना उस चीज उस डाटा को। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 गुना। 27 गुना कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे। ये हो गया, ऐसे बनाएंगे मतलब 5 रहेगा 5 गुना का है तो 5 के पावर आप 3 कर दिए 125 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन दो लगातार संख्या का एचसीएफ। दो लगातार संख्या है मतलब ये सोझे दो लगातार संख्या कह दिया तो कोनो दो न सम है ना विषम है ना अभाज्य है। कैसे बनाइएगा देखिए, जैसे 4 ले लीजिए तो अगर लगातार में 5 होता है, अगर 10 लेते तो लगातार में 11 आता है, अगर 20 लेते तो आगे 21 आता है। तो ये लगातार का सेंस ये है। तो उसका एचसीएफ जो है क्या हो जाता है देखिए, तो 4 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ भी वही हाल है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो परमानेंट याद रखिए 1 हो गया, लगातार होना चाहिए। अगर जो आपको सम संख्या लगा देगा तो 2 हो जाएगा, विषम कह देगा तो 1 होगा, अभाज्य कह देगा तो 1 होगा। नेक्स्ट अगला रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी है। रैखिक समीकरण जो होता है ना, चर होता है एगो अचर होता है। एगो चर होता है जैसे कि x है, ये क्या आपका चर हो गया, x + 5 ये भी रैखिक है। तो ये इसमें ये आपका अचर है, ये चर है। तो चर के घात कह रहा है कितना हो जाएगा घात। घात माने ए पर 1 कितना है, पावर कितना 1 है, तो क्या हो गया आपका ए हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखा जाए अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण, दो चर वाले जैसे एक्स हो गया एगो वाई हो गया, आप प्लस मान गए हम समीकरण लिख दिए x + y = 5 है। तो दो चर वाला एक को रैखिक समीकरण करें, एक को है दो को नहीं है, दो को तो विलोपन से कटेगा या a1/a2 का शर्त पालन करेगा। एक को कह रहा है कि दो चर वाले एक को रैखिक समीकरण है तो कै गो हल होगा। देखिए तो अगर जी आप यहाँ पे x के मान 1 रखिएगा तो एक y के मान 1 रखिएगा आप तो x कितना हो जाएगा, उन्हें जाएगा तो 4 हो जाएगा। अगर कोई 2 रखेगा तो उन्हें जाएगा तो कितना हो गया 3 हो जाएगा। अगर कोई 3 रखेगा तो उधर भेजिएगा 3 के तो 2 हो जाएगा। अगर ये 4 रखिए तो क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हजारों लाखों निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अनगिनत होता है, अनंत हो जाएगा। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना और उसके ऊंचाई को 3 गुना किया जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ देखा जाए एकदम शॉर्टकट में सीखिए, एकदम 7 सेकंडों में बन जाएगा। कहता है बेलन की त्रिज्या को 2 गुना यानी आर कितना किया गया 2 गुना, उसके बाद हाइट ऊंचाई को किया जा रहा है 3 गुना। तो कहता है आयतन कै गुना, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताए थे आपको, त्रिज्या के स्क्वायर कर दीजिए और ऊंचाई में गुना कर दीजिए। तो ऊंचाई रेडियस कितना है 2 गुना, तो उसके डाटा को स्क्वायर किया जाए और हाइट वाले में गुना किया जाए। तो यहाँ देखिए बन गया 2 के स्क्वायर 4 गुने 3 तो 4 तिहाई 12 गुना आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बेलन के त्रिज्या को 2 गुना ऊंचाई को 3 गुना किया जाए तो आयतन जो है क्या हो जाएगा 12 गुना। उम्मीद करते हैं समझे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी साहब। अगला आता है किसी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो उसके परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है।
खूब पूछता है। यहाँ देखिए, तो हम लोग क्षेत्रफल के लिए ए लिख दे रहे हैं, तो A1/A2 क्या दिया है 16:25। A1 अनुपात A2 कितना दिया है 16:25। तो पहले इसका जो है त्रिज्या अगर निकालते हैं तो देखिए त्रिज्या दिया रहता है, क्षेत्रफल बजाते हैं तो वर्ग कर लेते हैं। आज क्षेत्रफल दे देगा, त्रिज्या पूछना होगा तो वर्ग के उल्टा वर्गमूल कर लीजिएगा। तो 16 के वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल 5। तो परिधि के पूछ रहा है तो जौन चीज त्रिज्या के अनुपात वह परिधि के अनुपात है, यही हो जाएगा 4:5। कहाँ है 4:5। ऑप्शन ही गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ से आप इसी को 5 बना दीजिए। 4:5। तो आपका जो एग्जाम में इस प्रकार से प्रिंटिंग नहीं रहता है, टाइपिंग में हो जाता है, आदमी झपाऊ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही है, चलिए हटाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। तो परिधियों का अनुपात क्या आ जाएगा, जस्ट हमने बताया बी नंबर ऑप्शन 4:16 के वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल 5। तो वही क्वेश्चन लिखा गया है डबल। चलिए आगे भागे था। क्वेश्चन आ गया कि एक शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा यदि ये समान आधार और समान ऊंचाई होके तब। पहले देखिए ध्यान दीजिए, पहले नाम क्या है शंकु के, बाद में क्या है बेलन के। तो दोनों के आयतन लिखिए। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, और उसका बेलना का कितना होता है पाई r²h। तो पाई आर पूरा कटेगा तो एक बच गया, तो 1/3 अनुपात 1, 3 हटावे ला एलसीएम से गुना कर दिया 3 से, कट गया 1/3। यहाँ ध्यान दिया जाए, पहले शंकु रहेगा बाद में बेलन रहेगा तो 1/3 हो गया, लेकिन पहले बेलन बाद में शंकु होता तो आपका उलट के 3:1 हो जाता, क्योंकि बेलन के आयतन ज्यादा है शंकु के आयतन कम है। यदि शंकु के आयतन 9 रहेगा तो बेलन के 9 3 27 रहेगा। यदि बेलना के आयतन 30 रहेगा तो शंकु के आयतन 3 से भाग करके कितना रहेगा 10 रहेगा। तो ये आप अपना से होश हवास में समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि समान त्रिज्या वाले एक गोला और एक अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात देखा जाए। देखिए गोला है और अर्धगोला है, संपूर्ण की बात करता है। आपको पता होगा गोला के संपूर्ण कितना होता है 4πr²। 4πr² और अर्धगोला के संपूर्ण आपको पता है जी विद्यार्थी कितना होता है 3πr। कितना लगेगा फॉर्मूला अभी भी याद नहीं होगा, एकदम खत्म कुछ लेकर से होता है जी, याद किया जाए तो उस फॉर्मूला ना याद कीजिए कैसे जान दीजिएगा। यहाँ देखिए था πr² खत्म हो गया तो 4:3 फॉर्मूला याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब किताबें सेट में सब रखे हैं, तो पूरा एकदम मैथ में आपको होगा, जो भी जान पढ़ा होगा 70 होगा फॉर्मूला, सब कोई पढ़ाता है लोग। तो यहाँ देखिए गोला के संपूर्ण होता है 4πr² और अर्धगोला के संपूर्ण होता है 3πr², वक्र होता था 2πr²। तो 4-3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए था। अगला क्वेश्चन आता है कि समान त्रिज्या वाले गोला और अर्धगोला के वक्र है, होश में रहिएगा मैं वक्र है, पहले में संपूर्ण था तो वक्र भी देखिए गोला में तो 2 फॉर्मूले है, आयतन के लिए क्षेत्रफल के लिए। वक्र कहेगा तो वही बोलिएगा, संपूर्ण कहेगा तो वही बोलिएगा। तो आपका जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 4πr² और अर्धगोला के जैसे वक्र होता है 2πr², πr² कट गया तो 4:2, तो 2:1 हो जाएगा। तो कहाँ है 2:1, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए एकदम फास्ट में। क्वेश्चन आता है कि 2 गोला के त्रिज्याओं का अनुपात 6:7 है, तो आयतन का अनुपात पूछ रहा है। त्रिज्या का अनुपात R1:R2 दिया है 6:7, पूछा है आयतन के V1:V2। देखिए तो कहे हैं ना आपको सिखाया सब पूरा चीज, सारा ट्रिक पढ़ाल है एकदम। तो यहाँ जो त्रिज्या से आयतन बजाइए गोला हो या अर्धगोला हो तो उसका क्यूब कर लीजिए। तो 6 का क्यूब कितना 216, 7 का क्यूब 343। कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे, क्यूब कर लिया जाएगा क्यूब। लेकिन आयतन से अगर त्रिज्या में बोलाएगा तो क्यूब रूट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा क्यूब रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है किसी घटना की प्रायिकता दिया हुआ है, अब पूरा घटना पूछ रहा है, यानी हाँ में दे दिया है, देखा था तेजी में हाँ में दे ले हो 0.05 और क्या पूछ रहा है डैश मतलब पूरक, क्या पूछ रहा है पूरक। तो क्या कहे हैं आपको सब थ्योरी पढ़ा दिए हैं पूरा एकदम। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घट जाएगा तो 1 माइनस 0.05 कर लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है 2 0 डाल दीजिए दशमलव देकर और आराम से घटा लीजिए। 10 में से 5 गया था 5,
9 में से 0 गया था 9, ये तो खत्म हो गया था 0.95 हो जाएगा। हाँ में देगा 9 में पूछेगा तो 1 में से हाँ घटाइएगा, 9 देगा हाँ पूछेगा तब वो 1 में से क्या कीजिएगा जी हाँ 9 घटा दीजिएगा। तो आपका आंसर कहाँ है खोजिए था। ऑप्शन नंबर ए है कोई दम कुछ दम नहीं है सर, आप पढ़ा दिए एकदम एक गतर गतर पर आए हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। यहाँ पर आज बड़ा क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव मैथ मिलेंगे या वर्ड मिला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में स्वर अर्थात भवेल के आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ भवेल, भवेल आने की प्रायिकता। देखा जाए कौन कौन भवेल है भाई, इसमें ओ है, उसमें ई है, आई है और ई है। तो देखिए कई गोरा आ गया, जौन चीज कहे ओकर संख्या ऊपर तो धा देनी कहा वहां ऊपर, टोटल नीचे। टोटल कितना है 2 4 6 8 9, तो कितना बाटा में आ गया 9, तो 4/9 हो जाएगा। जौन चीज निकालना है ओकर संख्या ऊपर और टोटल नीचे, टोटल नीचे 4/9 हो जाएगा। कॉन्सोनेंट कह देता था आपका 5/9 हो जाता, लेकिन स्वर पूछा है भवेल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि टॉपर शब्द में व्यंजन की संख्या। व्यंजन कौन कौन है इसमें, देखिए स्वर होता है ए ई आई ओ यू, पकड़ छोड़ा स्वर छांट के बाकी स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। तो यहाँ देखिए टी आपका व्यंजन है, पी व्यंजन है, पीओ व्यंजन है और आर व्यंजन है, और ओ और ई क्या है आपका स्वर है। तो आपका व्यंजन पूछा डायरेक्ट पूछिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्यंजन, समझ लो ध्यान से एकदम बहुत काम आएगा। व्यंजन देखो तो व्यंजन कौन हो जाएगा, 4 गोरा है ना, 4 टोटल कितना है 4 2 6 गोरा टोटल नीचे दिखाता है, क्रॉस कीजिएगा 2 3, तो कितना आ गया आपका 2/3। कहा जी 2/3, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या के माध्य। तो पूर्ण संख्या शुरू होता है कहाँ 0 से, 0 1 2 3 4, बस 4 को ही 5 को पूर गया। ऐसे क्या करना है आपको प्लस करना है, क्या करना है प्लस, कै गोरा है 5 गोरा, तो 5 से भागा देंगे, जोड़िए 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 काटिए तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, जबकि प्राकृत संख्या कहेगा तो 1 से शुरू होता है। तो आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन आता है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले कई गोला बनाए जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त है, नंबर पूछ रहा है तो बस बड़का गोला के आयतन में छोटा गोला के आयतन से भागा कर दिया जाए डायरेक्ट। तो आयतन के लिए बस डायरेक्ट जो भी बड़ा त्रिज्या देगा ना जी, बड़का त्रिज्यावा में छोटका त्रिज्यावा के जो है क्यूब करके क्या कर देंगे हम लोग निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको सब पढ़ाए हैं, बड़का आर के क्यूब और छोटका आर के क्यूब, एकदम शॉर्टकट में 4 के क्यूब बटा 2 के क्यूब, समझ लो ध्यान से। तो क्या हो जाएगा आपका 4 गुने 4 गुने 4, यहां से देखिएगा 2 गुने 2 गुने 2, काटिए 2 दूना 2 दूना 2 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8, कहाँ है 8 हो गया। ओहो यहाँ देखिए जाए, यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ क्या है 2 दूनी 4 दूना क्या हो जाएगा 8, आपका जो है आंसर हो जाएगा। कैसे बनाइएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें बड़का गोला के आयतन से छोटा गोला के आयतन से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। इसमें आया रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, में तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, अतः इसीलिए इसको हम ना लिख के सिर्फ रेडियस के क्यूब लिख देंगे। तो याद रखिएगा n बराबर n माने नंबर बड़का आर क्यूब बटा छोटका आर क्यूब। इस कंसेप्ट से छोटे छोटे गोलों की संख्या आप बता सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है। द्विघात बहुपद का आलेख जो है परवलयीय होता है। कैसा होता है परवलयीय, जबकि रैखिक बहुपद का आलेख पूछता है तो आपका सरल लिखा हो जाता है, सीधी लिखा हो जाता है। देखते आगे भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लग रहा है। हाँ ताश वाला आ गया, ताश की गड्डी में से फेस कार्ड निकालना है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, देखा जाए विद्यार्थी साहब फेस कार्ड जो होता है तस्वीर वाला कार्ड कै गो होता है 12 गो, 4 गो राजा 4 गो रानी 4 गो गुलाम, और आपका जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाए टोटल पता कितना होता है 52 गो। तो काट दीजिए इसको, 4 से काट दीजिएगा तो 3 चौका 13 चौका, तो 3 बटा आपका 13 हो जाता है। कितना होता है 3/13, कहाँ है ऑप्शन नंबर में आपका जो ऑप्शन डी में होता है। तो कार्ड टोटल होता है 52 गो, तो फेस कार्ड पूछा है तो फेस कार्ड आपका 12 गो होता है, इसीलिए 12 ऊपर रखे हैं टोटल नीचे रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा ताश वाले प्रश्नों में सारे कॉन्सेप्ट को हमने आपको पढ़ा रखा है। तो ये आपके जो 50+ प्रश्न रहे काफी
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, जो विद्यार्थी अच्छे से समझे होंगे उनको किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होगा। हल्के हल्के प्रश्नों को शामिल किए थे।